राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री के मुद्दे ने अब बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इसे किसी भी तरह से भुनाने का अवसर ढूंढ रही है और इसे किसान और जाट समाज की अस्मिता से जोड़ दिया है। जाहिर तौर पे कल उपसभापति ने भी कहा था कि ये मेरे कम्युनिटी के खिलाफ है, जिस तरह का एक्ट मेरी मिमिक्री की गई है, ये मेरी कम्युनिटी की जो सोच है, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ उसका भी अपमान है। और आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन किया जगदीप धनखड़ को और कहा कि विपक्ष की आदत है, वो 20 साल से उन्हें भी अपमानित कर रही है। पिछड़े वर्ग से या निचले स्तर से ऊपर आने वाले व्यक्तियों को ये सम्मान नहीं देना चाहते हैं। जाहिर तौर पे बीजेपी ने इसे एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी बना दिया है और देश भर में कल 21 तारीख को देश भर में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगा। वहां राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का पुतला दहन करेगा। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। संसद में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, उनका अपमान का मामला बहुत जोर से चलता रहा। सत्ता पक्ष ने इसे जबरदस्त मुद्दा बनाया है और विपक्ष की घेराबंदी की है। दूसरी तरफ सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा के तमाम विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया और ये बात कहते हुए बाहर निकले कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी ओर कल्याण बनर्जी वो भी आज प्रेस के सामने आए, उन्होंने बयान दिया, लेकिन माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं और ये मेरा मकसद नहीं था। और एक तरीके से उन्होंने सफाई दी कि मैंने इस तरह की कोई अपमानजनक बात नहीं की, बस मिमिक्री की। मिमिक्री एक आर्ट है। विपक्ष एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी बात तो कर रहा है, लेकिन इस घटना थोड़ा सा बैकफुट पर लगता है और इसका पूरा फ़ायदा सरकार सत्ता पक्ष उठा रही है। तमाम नेता, खासकर जो जाट और किसान नेता हैं, उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और विपक्ष को लगातार घेर रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर नाराजगी जाहिर की है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। सोनिया गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया, और वह भी केवल एक बिल्कुल उचित और वैध मांग उठाने के लिए। विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर की घटना को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री से बयान मांगा था, लेकिन इस अनुरोध पर जिस अहंकार के साथ व्यवहार किया गया उसे बताने के लिए शब्द नहीं है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि 13 दिसंबर को जो हुआ वो अक्षम्य है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में 4 दिन लग गए और उन्होंने ऐसा संसद के बाहर किया। ऐसा करके उन्होंने सदन की गरिमा और हमारे देश के लोगों के प्रति अपनी उपेक्षा का स्पष्ट संकेत दिया है। कल्पना कीजिए, अगर भाजपा आज विपक्ष में होती तो क्या प्रतिक्रिया देती। कैमरा पर्सन अजय के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। क्या 2023 के अंतिम महीने में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी चर्चा बिहार के हर चौक चौराहे पर हो रही है। चर्चा यह भी हो रही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चर्चा इसलिए हो रही है कि अगर पिछले 15 दिनों में देखें तो कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी उस प्रोग्राम में शामिल होना था, लेकिन पिछले 15 दिनों में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूरी बना ली है। 2 दिन पहले जो जनता दरबार हुआ था उसमें भी तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे और उसी दिन वो इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए थे। और कल जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है उसमें भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की जो दूरी थी वह साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इंडिया गठबंधन की चौथे दौर की बैठक के बाद ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली। हालांकि मसला था कि पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से केंद्र की तरफ से बकाया राशि नहीं दी जा रही, वो राशि केंद्र की तरफ से जल्द जारी हो। लेकिन इस मौके पर ममता बनर्जी ने इंडिया महागठबंधन के प्रतिनिधित्व को लेकर भी बड़ी बात कह दी। दरअसल आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैंने पीएम से राज्य को बकाया फंड जारी करने का आग्रह किया है। कल ही इंडिया महागठबंधन की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई है और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आया। तो ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मैंने प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया था, चूंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर
मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आना चाहिए, क्योंकि वो एक दलित चेहरा है और वो देश का प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन के तौर पर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम पर मोहर जरूर लगा दी है। कैमरामैन भरत रावत के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार मामले में लगातार ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो चल ही रही थी, लेकिन अब इनकम टैक्स के अधिकारी भी हरकत में आ चुके हैं। हरकत में पश्चिम बंगाल के सागर दिघी, जो कांग्रेस के विधायक यहाँ पे जीते थे, वायरन विश्वास, और उसके बाद उन्होंने टीएमसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अब सुबह से ही इनकम टैक्स के अधिकारी इनके घर पे छापेमारी कर रहे हैं और कितना इनकम हुआ है, कैसे है, इन सब तथ्यों को जुटाने में जुट चुके हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अधिकारियों की छापेमारी चल रही है। वहीं ईडी के अधिकारी लगातार राशन घोटाले की जांच कर रहे हैं, तो अब इनकम टैक्स के अधिकारी पश्चिम बंगाल के सागर देवी के, जो वहां पे कह सकते हैं कि वायरन विश्वास के यहाँ लगातार छापेमारी हो रही है और कई तथ्यों को जुटाने में जुट चुके हैं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार का आरोप पश्चिम बंगाल के टीएमसी के कई नेताओं के ऊपर में लगा है, जिनमें सीबीआई, ईडी और अब इनकम टैक्स के अधिकारी भी बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधे बस्ती गए, जहां पर उन्होंने सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का आज का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने देश की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया और कहा कि ये इंडिया नहीं भारत है और भारत खिलाड़ी पैदा करता है, ऐसे खिलाड़ी जो खेत खलियान और किसानों के परिवार से निकलकर आते हैं। जेपी नड्डा इसके बाद आज शाम विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पूर्वांचल की चुनावी रणनीति पर भी मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूर्वांचल के सभी बड़े और महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल पर खास फोकस है और आज जेपी नड्डा की अगुवाई में पूर्वांचल को लेकर के बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति तय कर रही है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। दरअसल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आज जनपद सहारनपुर में मां शाकंभरी के दर्शन पूजन के बाद यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। यात्रा में कांग्रेस के करीब 300 नेता लगातार बने रहेंगे। इसके अलावा जिलों के नेता लगातार जुड़ते भी रहेंगे। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि इसके माध्यम से पार्टी की विचारधारा से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर को पार्टी की स्थापना दिवस पर यात्रा स्थगित रहेगी। पार्टी की यात्रा सहारनपुर से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखीमपुर, सीतापुर होते हुए लखनऊ में समाप्त होगी। इस यात्रा में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, आराधना मिश्रा, प्रदीप माथुर, सुप्रिया सिन्हा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। खास बात ये भी है कि 18 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में तकरीबन 161 स्थानों पर कांग्रेस नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित करेगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर संशय बरकरार है। लगातार लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान को एक नई जिम्मेदारी यहां पर माना जा रहा है कि साउथ की दे दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार उन दिग्गजों पर भी इस बात पर संशय है कि आखिरकार बड़े दिग्गज, चाहे प्रहलाद पटेल की बात की जाए या कैलाश विजयवर्गीय की, इनकी जिम्मेदारी आखिरकार क्या होगी। क्योंकि एक तरफ जहां आज नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मंत्रियों के चेहरे पर भी जो पूर्व मंत्री थे वो भी अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होगा और किसे मंत्री बनाया जाएगा और किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली सरकार के पास फिलहाल फंड की दिक्कत है। हालात जिस तरीके से बने हैं, ऐसे में न विधायकों के पास फंड है और न सरकारी कामकाज के लिए सरकार इस समय पैसा खर्च करने की स्थिति में है। वित्त मंत्री ने साफ तौर पर यह समझाने का प्रयास किया कि अभी अधिकारियों के पास ये सारा आदेश है और यह स्थिति है कि वो फंड जारी कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब से केंद्र सरकार कानून बनाई है तब से स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई फंड रिलीज नहीं किया गया है। इसके अलावा विधानसभा में भी 2 बार फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि कामकाज के लिए
पैसा बिल्कुल नाक के बराबर बचा है। साथ साथ ये भी समझाने का प्रयास किया गया कि जल बोर्ड की तरफ से करीब 1200 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है, लेकिन 1200 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे ठेकेदार और साथ साथ सैलरीज जो हैं वो अभी तक रुकी हुई नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती नजर भी आएगी। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। मराठा आरक्षण के प्रस्ताव पर कल नागपुर में विधानसभा में बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण की केस सुप्रीम कोर्ट में है। अगर वहां से सही फैसला नहीं आता तो आने वाले फरवरी में 2 दिन का विशेष सत्र बुलाकर मराठा समाज के आरक्षण को लेकर फिर से नया कानून लाया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब सिर्फ क्यूरेटिव पिटीशन ही मराठा आरक्षण के लिए एकमात्र खिड़की बची है। अगर उसमें भी कुछ संभव नहीं होता तो नया कानून पारित करने के लिए विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इस पर मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि हमने सरकार को 23 दिसंबर की शाम तक की डेडलाइन दी है। अगर तब तक मराठा समाज को सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो 24 तारीख से मराठा समाज अपना आंदोलन राज्य में फिर से शुरू करेगा। कैमरामैन विनोद सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई के सेशन कोर्ट से झटका लगा है। पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राणा दंपत्ति के खिलाफ खार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर के खिलाफ राणा दंपत्ति कोर्ट पहुंचा हुआ था। राणा दंपत्ति द्वारा याचिका दायर की गई थी कि ये एफआईआर पूरी तरह से गलत है और इस मामले में उन्हें दोष मुक्त किया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। राणा दंपत्ति ने बांद्रा स्थित तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। हालांकि मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा नहीं करने का नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस के बावजूद ठाकरे के खिलाफ राणा दंपत्ति ने आंदोलन का बिगुल बजाया। इसके बाद सूचना कार्यकर्ताओं ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और मुंबई की खार पुलिस ने राणा दंपत्ति को कथित रूप से विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने और उनके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के आरोप में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के खतरे को देखते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे और इस पर विचार किया गया कि जिस तरीके से JN.1 लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खास करके अगर बात की जाए अमेरिका, चीन और सिंगापुर की, तो वहां पर काफी ज्यादा केसेस में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ भारत में भी ये आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है और खासकर देखा जा रहा है कि केरला में केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये चुनौती है, चूंकि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कह दिया है और ऐसे में इस पर जांच होना काफी ज्यादा जरूरी है, नजर रखना काफी जरूरी है कि ये किस तरीके से अपना रूप जो है वो दिखाता है, किस तरीके से ये कम्युनिटी में फैलता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है और जो उसमें सिम्टम्स होते थे जैसे कि बुखार आना, जुकाम आना और तेज बदन में दर्द होना, इसी तरीके के कुछ सिम्टम्स इसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं जो कि माइल्ड फॉर्म में रह रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा के 16वें सत्र का पहला स्पेशल दिन शुरू हो गया है और यहां पर प्रोटेम स्पीकर कालीचरण शराफ ने नए चुनकर आने वाले सभी विधायकों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेहरवा को शपथ दिलाई गई। उसके बाद एक एक करके क्रमवार सभी विधायकों को बुलाया गया और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। खास बात यह थी कि इस बार विधानसभा में हिंदी के साथ संस्कृत में शपथ लेने वाले विधायकों की संख्या काफी देखी गई। जहां एक तरफ संस्कृत में शपथ दिलाई जा रही थी, वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के तमाम विधायक अपने हाथों के बाजुओं में काली पट्टी बांधकर आए थे। ये लोग लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों को निष्कासित किए जाने का लगातार विरोध कर रहे थे, निलंबित किए जाने का विरोध कर रहे थे और उसी का विरोध करते हुए जब शपथ के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकतंत्र की हत्या वाली बात कहनी शुरू की तो उनके इस शब्द को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दे दिया गया। और जो शपथ ग्रहण का पहला दिन था, नए विधायक भी यहाँ पर काफी तादाद में चुनकर आए थे और ये सब रंग बिरंगे अलग अलग तरीके से विधानसभा में आए। कोई अपने हाथों में गदा लिए हुए था, तो कोई ट्रैक्टर चला के आया, तो कोई मोटरसाइकिल पर विधानसभा आता दिखाई दिया। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर पुलिस का
रोहिंग्या के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन रोहिंग्या। ये ऑपरेशन चल रहा है जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा और किश्तवाड़ जिले में। पुलिस ने इन तमाम जिलों में कई रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। म्यांमार और बांग्लादेशी नागरिक जो अवैध रूप से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और कईयों की गिरफ्तारी की गई है। न केवल रोहिंग्या बल्कि इनको पनाह देने वाले और गैर कानूनी तरीके से इन तक सरकारी लाभ पहुंचाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। अब पुलिस का ये महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन रोहिंग्या, ताकि चुन चुनकर तमाम उन रोहिंग्या को, उन बांग्लादेशी नागरिकों को ट्रैक किया जाए, उन्हें यहाँ से निकालकर डिटेंशन सेंटर में रखा जाए ताकि पता लगाया जा सके कि कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी नागरिक जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पंजाब पुलिस ने जिस तरह से गैंगस्टरों के साथ आर पार की लड़ाई छेड़ी हुई है और गैंगस्टर अब आगे आगे भाग रहे हैं, तो पंजाब पुलिस उनके पीछे पीछे है। पंजाब के कई ज़िलों में लगातार ही इनकाउंटर भी हो रहे हैं और इसी के चलते ही जो नया इनकाउंटर जुड़ा है वो जंडियाला गुरु जो अमृतसर देहाती में पड़ता है वहाँ पर हुआ है, नहर के किनारे। क्योंकि पुलिस ने एक गैंगस्टर अमृतपाल अमरी को कल ही गिरफ्तार भी किया था और उससे पूछताछ की जा रही थी। उसी पूछताछ में उसने बताया था कि उसने हेरोइन और जो हथियार हैं वो छिपाकर नहर के पास में रखे हुए हैं। तो पुलिस उसको रिकवरी करवाने के लिए नहर के पास लेकर जाती है, तो नहर के पास अपना हथियार निकालकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती तैयारी कर रहे युवाओं और लड़कियों के लिए खुशखबरी। 60,000 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती, जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि भर्ती बोर्ड इस हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया में महिला शक्ति का जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। लड़कियों के लिए 12,000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीएससी की 3 महिला वाहिनियों में से एक वाहिनी में भर्ती की अनुमति भी शासन ने प्रदान कर दी है। इसके लिए अलग से 761 महिलाओं की भर्ती की जाएगी। यही नहीं, इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कांस्टेबल के पदों के साथ साथ एसआई, क्लर्क, रेडियो ऑपरेटर, साथ ही स्पोर्ट्स कोटा भी शामिल है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही है तनातनी और इससे बीच पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इसे देखते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और ज्यादा मजबूत करने का प्लान किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना इन दोनों देशों की सीमाओं पर अपनी आर्टिलरी यानी तोपखानों की क्षमताओं को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसी को देखते हुए पोखरण में माउंट गन का परीक्षण किया गया है। इसके अलावा सेना 400 टोट गन सिस्टम की भी खरीद रही है। हल्के होने की अपनी खूबी के कारण इन दोनों को आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा कि भारतीय सेना के पास 105 मिलीमीटर की इस तरह की तोपें होंगी जो अग्रिम मोर्चे पर भी तैनात किया जा सकेगा। भारतीय सेना स्वदेशी कंपनियों की क्षमताओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर रही है, तोपखाने को अधिग्रहण कर रही है। तोपों के निर्माण में भारतीय कंपनियों की क्षमता बढ़ रही है और वो बड़ी संख्या में इसका निर्यात भी कर रहे हैं। अब डीआरडीओ ने जो नया माउंट गन जो दिया है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत जल्द इसे तैनात भी कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों का पूरी तरह से सफाया करने के लिए फोर्सेस द्वारा हर तरह के लेटेस्ट गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ड्रोन कैमरा हो या सर्वेलेंस कैमराज या दूसरे लेटेस्ट उपकरण, हर चीज का इस्तेमाल फोर्सेस द्वारा घाटी के अंदर किया जा रहा है ताकि मिलिटेंटों को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए। और अब इसमें फोर्सेस के हाथ और मजबूत होने जा रहे हैं क्योंकि फोर्सेस द्वारा अब जम्मू कश्मीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से एआई से लेस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर इसी तरह के कैमराज लगाए जाएंगे और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जहां पर भी कहीं वांटेड मिलिटेंट्स की परख इन एआई सॉफ्टवेयर्स को लगेगी तो वो तुरंत फोर्सेस को अलर्ट करेंगे और इसी तरह से मिलिटेंसी को पूरी तरह से घाटी में खत्म करने का जो लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसुफ साफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। मिटेगा गुजरात के माथे का कलंक,
सालों पुरानी प्रथा तोड़ेंगी वाड़िया गांव की महिलाएं और नहीं करेंगी वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम गुजरात में थराद तहसील के वाड़िया गांव की पहचान अब बदलने वाली है। यहाँ सालों से देह व्यापार से जुड़ी सभी महिलाओं ने समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया है। गांव की सभी महिलाओं ने फैसला किया है कि अब वे अगरबत्ती बनाकर अपना जीवन यापन करेगी। वाड़िया गांव से बड़ी संख्या में महिलाएं शक्तिपीठ अंबाजी पहुंची। वाड़िया गांव की महिलाएं मां अम्बा के सामने गई और आशीर्वाद दिया। वे माता जी से देह व्यापार का त्याग कर सकारात्मक एवं गौरवपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लेकर चाचर चौक पहुंची और अगरबत्ती जलाकर परिवार का भरण पोषण करने का निर्णय लिया। बनासकांठा जिला कलेक्टर, सामाजिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और सखी मंडल के सहयोग से बदलाव संभव हो पाया। सभी संस्थाओं ने महिलाओं को स्थायी रूप से देह व्यापार बंद कर नए संकल्प के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए समझाया था। ये जो कलंक था गुजरात के माथे पर, ये मिटने जा रहा है। कैमरामैन फवाद साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के पाठक लगातार अपने फरमानों को लेकर विवादों में रहते हैं। शिक्षकों में तो उनसे नाराजगी थी, अब जनप्रतिनिधि भी उनसे नाराज हो चले हैं। कल राज्यपाल बिहार राजेंद्र वी आर्लेकर से करीब बिहार विधान परिषद के 15 सदस्यों ने मुलाकात की थी और के पाठक के खिलाफ ज्ञापन दिया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही के पाठक ने आदेश जारी कर बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह का पेंशन भुगतान पे रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि इन्होंने गलत तरीके से क्लास नहीं लिया था और उसके बाद इनका पेंशन अवैध है और पेंशन पे रोक लगा दी थी, जिसके बाद तमाम जो बिहार विधान परिषद के जो शिक्षक नेता थे, जो शिक्षक कोटि से चुनकर आए थे, वो विरोध पर उतर आए हैं और अब राज्यपाल से मिलने के बाद वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन्हें भी ज्ञापन देंगे और साथ ही के पाठक पे कार्रवाई की मांग करेंगे। अपने कई आदेशों को लेकर के पाठक कई बार विवादों में फंसे हैं, चाहे वो छुट्टियों का मामला हो या फिर शिक्षकों पे कार्रवाई को लेकर। लेकिन यह नया मामला जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है और अब ये जनप्रतिनिधि शिक्षक के पाठक के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के समय में बदलाव किया है। आगामी शैक्षणिक वर्ष से दूसरी तक के स्कूल जो है वो सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। खुद इसकी घोषणा स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने महाराष्ट्र के विधानसभा में की है। गौरतलब है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो सुबह और माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा दोपहर के बाद शुरू होती है। राज्य में पिछले लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि स्कूल के समय में बदलाव किया जाए। खुद महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी समय में बदलाव करने का सुझाव जो है वो दिया था। विधानसभा में इस फैसले के बारे में बोलते हुए दीपक केसरकर ने कहा कि हम राज्यपाल के सुझाव से पूरी तरह से सहमत है। बदलते जीवन शैली की वजह से सुबह का स्कूल होने की वजह से छोटे बच्चों की नींद जो है वो पूरी नहीं हो पाती थी, जिसका असर उनके दिमाग पर पड़ता है। हालांकि अन्य कक्षाओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक समिति जो है वो बनाई जाएगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।